नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 3 जनवरी 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपके पीटी मेंस के रिगार्डिंग ही सारे न्यूज़ होते हैं और सभी के सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं, तभी मैं पढ़ाता हूं। और आज तो जीएस के बहुत सारे टॉपिक भी आपके कंप्लीट करवा दूंगा मैं, अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला हेडलाइन क्या है कि कल टोक्यो में एक एयरपोर्ट पर एक प्लेन में आग लग गई टक्कर के पश्चात, तो उसके बारे में न्यूज़ दिया हुआ है। आप बस इसमें क्या ध्यान में रखेंगे, इसमें बस आप ये ध्यान में रखेंगे कि कहाँ पर हुआ है। तो टोक्यो के, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हानेडा एयरपोर्ट करके नाम है कुछ। ओके, जापानी शब्द है तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन यही है। और जिस प्लेन से टकराई वो रिलीफ के लिए जा रही थी, भूकंप के पश्चात रिलीफ के लिए जा रही थी वो। तो जो रिलीफ वाले प्लेन में बैठे हुए थे 5 लोग, उनकी तो डेथ हो गई, लेकिन ये सवारी जो प्लेन था इसमें से बच गए और वो जिंदा बच गए, उनको सेफली निकाल लिया गया। तो ये आपका न्यूज़ था छोटा सा, इसमें पीटी फैक्ट के लिए ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ क्या था? तो अगला न्यूज़ है आपके लिए, अगला न्यूज़ है आपका पता ही होगा कि हिट एंड रन के लिए नया कानून लाया गया है ना। और इसी को लेकर पूरे देश भर में ट्रक और बस ड्राइवर्स जो होते हैं उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। और कल रात तक का मैं अपडेट जो बता रहा हूँ कि प्रोटेस्ट वापस ले लिया गया है, मान गए हैं। भारत सरकार ने बोला है कि हम अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अजय भल्ला कौन है ये? तो यूनियन होम सेक्रेटरी हैं, गृह सचिव हैं। इन्होंने बोला है कि हम जितने भी इसके शेयर होल्डर्स हैं, यानी कि जितने भी मोटर का कांग्रेस है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंडियन मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस, या और भी जो पार्टिसिपेंट होंगे, उन सभी लोगों से बातचीत करके ही हम इसको लागू करेंगे, है ना। इसलिए प्रोटेस्ट को वापस ले लिया गया है। अब नॉर्मेसी की तरफ धीरे धीरे बढ़ जाएगा हर चीज़, लेकिन इस लॉ को भी हम लोग आज देखेंगे। उसके बाद से अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है आप जो 3 नए क्रिमिनल लॉ पास किए गए हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा। 26 जनवरी से पहले उनको नोटिफाई करके इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दिया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट बिगेन किया जाए कहाँ से? तो अहमदाबाद से शुरू किया जाएगा। और जो भारत सरकार के अधिकारी है उन्होंने बताया कि करीबन 9 से 10 महीने लगेंगे पूरे देश भर में क्या इम्प्लीमेंट करने में नए क्रिमिनल लॉ को। एक सीक्वेंस में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तुरंत से सारे लॉ को नहीं बदल दिया जाता है, बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो उसको धीरे धीरे, और साथ ही साथ भारत सरकार जागरूकता अभियान भी चलाएगी लॉ को लेकर कि भाई किस प्रकार से इसमें बदलाव किए गए हैं और क्या क्या बदलाव हुआ है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। बस इसमें अहमदाबाद का नाम ध्यान, बाकी 3 लॉ तो आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पहले ही। आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ में से एक कौन सा है? तो वो है आपका म्यांमार के साथ जो हमारी खुली हुई बॉर्डर है, जिसके कारण से म्यांमार से बहुत सारे लोग इलीगल तरीके से भारत में घुस जाते हैं। और वो केवल घुसते ही नहीं हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी वो गलत सिचुएशन पैदा कर देते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई है उसमें बहुत बड़े तत्व जो हैं वो बाहर से भी आए, म्यांमार से आए वो। इसलिए भारत सरकार ने अब बोला है कि अब इसको ख़त्म करो। अब हम वहाँ पर फेंसिंग करेंगे और अब आपको वीज़ा चाहिए भारत में घुसने के लिए। अब आपको मूवमेंट, जो कभी भी खेलते खेलते नॉर्थ ईस्ट में आ गए, खेलते खेलते म्यांमार में चले गए, ये सिस्टम अब बंद होना चाहिए। और क्या बोला गया है? फ्री मूवमेंट रिजीम अलोंग द म्यांमार बॉर्डर। सीनियर ऑफिशियल ने बताया है कि ये अब बंद कर दिया जाएगा और फेंसिंग शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 300 किलोमीटर बॉर्डर विल बी फेंस्ड एंड टेंडर जो है इसके लिए इशू कर दिया जाएगा कुछ दिनों में। और टेंडर इशू होने के बाद से क्या होगा कि ये बॉर्डर पर फेंसिंग का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा। जिस प्रकार से हमने बॉर्डर रिस्ट्रिक्ट किया हुआ बाकी सभी देशों के साथ, उसी प्रकार से म्यांमार के साथ भी हम बॉर्डर पर फेंसिंग करके उसको बंद करने जा रहे हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। क्यों? क्योंकि हमारे नॉर्थ ईस्ट में हमें बहुत सारे इंसर्जेंसी का सामना करना पड़ता है म्यांमार के ओपन बॉर्डर होने के कारण से, है ना। तो ये भी एक न्यूज़ था। चलिए आज के आर्टिकल डिस्कशन पर चलते हैं, जिसमें आपका जीएस का भी बहुत बड़ा पोर्शन है, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित है, जिसमें बैंकों का इतिहास भी थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा आपको। जीएस का वो मूल रूप से टॉपिक है, उसमें करंट ऐड करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, द हिंदू बिजनेस लाइन का आर्टिकल है ये। इसमें आया था कि भाई बैंकिंग क्षेत्र अवसर और चुनौती को से संबंधित आर्टिकल आया था। और इसमें बैंकों के सामने जो चुनौतियाँ आ रही हैं, बैंक देखने में समृद्ध लग रहा है, देश देखने में समृद्ध लग रहा है, लेकिन कुछ ऐसी बुनियादी दिक्कतें हैं जिस पर अभी भी काम किया जाना बाकी है। लगभग 1 दशक तक बैड लोन्स की बढ़ती चुनौतियों से जूझने के बाद हाल के समय में भारत की बैंकिंग प्रणाली में उल्लेखनीय पुनरुत्थान नजर आया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो किया है।
नीति निर्माताओं के ठोस प्रयासों और बैंकों द्वारा उठाए गए सक्रिय कदम के बदौलत बैंकिंग क्षेत्र वर्तमान में अधिक सुरक्षित स्थिति में है और 2015-16 के पश्चात 2017 में बैंकिंग के लिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट किए गए थे भारत सरकार के द्वारा। उसके पश्चात भारत सरकार ने एनपीए और बैड लोन्स की जो समस्या होती है इनको लेकर काम करना शुरू किया और इसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग क्षेत्र में थोड़ा बहुत तो सुधार आया ही है। और क्या किया भारत सरकार ने, बैंकों को विलय किया। छोटे छोटे इतने सरकारी बैंक थे जो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, उन सबको एक करके विलय करके बड़े बड़े बैंकों का निर्माण किया गया। किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा कि इतने बैंक क्यों चाहिए हमें, 10 ही बैंक रहेंगे लेकिन 10 के 10 सबश्रेष्ठ बैंक हों, है ना। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया के बड़े बैंक जो हैं उसमें आज भी अपने किसी बैंक का नाम नहीं आता है। एसबीआई का नाम आता है, एसबीआई सबसे बड़ी बैंक अपने देश की, लेकिन वो भी सर्विस देने के मामले में आपको पता ही है कैसे है कि लंच के बाद आना, है ना। तो इसीलिए भारत सरकार बैंकों को सुधार करने के लिए अथक प्रयास कर रही है। हालांकि ऐतिहासिक पैटर्न पर ध्यान रखें तो भारतीय बैंकों के लिए सकारात्मक पर्यवेक्षक मौद्रिक नीतियों व भू राजनीतिक जोखिमों जैसे बाहरी अनिश्चितताओं के प्रभाव के प्रति अभी भी संवेदनशील बना हुआ है। ये सब बड़ी बड़ी बातें कहने के लिए हैं कि बाहरी दबाव बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है। मुख्य रूप से आपका क्या है कि बैंकिंग का ढांचा आपका कैसा है। सरकारी बैंकिंग सिस्टम जो है, देखिए बहुत सारे बैंक वाले मुझे देखते इसलिए नाराज़ मत हो जाइएगा, मैं आपको ये बता रहा हूँ, उसमें अभी भी कस्टमर फ्रेंडली वो नहीं है। निस्संदेह बैंक कर्मचारी तो काम करेंगे ही, लेकिन जिस तरह से प्राइवेट बैंक जो होते हैं वो जिस तरह का सर्विस देते हैं उस तरह सरकारी बैंक अभी भी नहीं देते हैं। ये तो हो गया कस्टमर के आधार पर। दूसरा क्या हो गया कि सरकारी बैंकों में बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है, साथ ही साथ में उसकी पहुंच जो होती है वो सभी सरकारी बैंकों की सभी जगहों तक नहीं होती है। सीमित बैंक हैं जिसका पहुंच पूरे देश भर में है, बाकी में पहुंच कम है। उसके अलावा स्टाफ की कमी से भी जूझते हैं। देश में युवा बेरोजगार है, फिर भी स्टाफ की कमी रहती है, बैंकों में बहुत ज़्यादा कमी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अब हम बैंकों को थोड़ा सा इतिहास देख लेते हैं। पहली पीढ़ी की बैंकिंग आरंभ 1947 तक, स्वतंत्रता से पहले की अवधि में स्वदेशी आंदोलन के कारण कई छोटे छोटे स्थानीय बैंकों की स्थापना हुई थी। मैंने जब स्वदेशी आंदोलन पर लिखने के लिए दिया था तो कोई भी इन पॉइंट्स को लिखता ही नहीं है, वो मूल जो पॉइंट रटे रटाए होते उन्हीं को लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेज बैंकों की भी स्थापना हुई थी भारत में। पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय जी अध्यक्ष थे पहले उसके, आपको समझ में आना चाहिए था। ये लाला लाजपत राय नाम सुना है ना, बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी, और वो पंजाब नेशनल बैंक के कभी अध्यक्ष हुआ करते थे, जिनमें से अधिकांश को मुख्य रूप से आंतरिक धोखाधड़ी, परस्पर संबंध उधारी, व्यापार और बैंकिंग गतिविधियों एकीकरण के कारण विफलता का सामना करना पड़ा। 1947 से पहले दूसरी पीढ़ी की बैंकिंग कब शुरू हुई? तो 1947 से 1967 के बीच में दूसरी पीढ़ी की बैंकिंग शुरू हुई। ओके, एक सेकेंड। और इसमें क्या हुआ? भारतीय बैंकों ने संसाधनों के समेकन को सक्षम किया जो सीमित संख्या में व्यावसायिक परिवारों या समूहों के लिए खुदरा जमा के माध्यम से जुटाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र की ओर ऋण की प्रवाह की अनदेखी हुई। हो क्या रहा था ना, दरअसल मैं बताता हूँ, 1947 1967 के बीच में जो देश के अमीर वर्ग होते थे, जिनके पास ऑलरेडी पैसा है, कुछ औद्योगिक घराने, कुछ राजघराने, उस समय तो राजघरानों का भी चलन था 1947 के पश्चात, है ना, तो उनको तो ऋण आसानी से मिल जाती थी, लेकिन मध्यम वर्ग और किसी किसानी गरीब वर्गों तक बैंकों की पहुंच नहीं के बराबर में थी। फिर आई इंदिरा गांधी जी, उन्होंने बोला कि ऐसा तो चलने वाला है नहीं। उन्होंने बोला कि बैंकों का विलय करो, बैंकों को विलय करके और ये पहले राष्ट्रीयकरण करो, और जब भारत सरकार की ये बैंकें हो जाएंगी तब तो हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा इनको। तब तो हम जहां पर चाहें गरीब से गरीब क्षेत्रों में बैंकों की शाखाएं खोल सकते हैं। सेठ साहूकार से जो अभी ऋण ले रहे हैं लोग, वो किससे लेंगे? बैंकों से लेंगे। यानी कि मध्यम वर्ग को पहली बार किसने जोड़ा बैंकिंग सिस्टम से? तो 1967 के पश्चात इंदिरा गांधी जी के गवर्नमेंट के द्वारा मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास उसमें बहुत कम संख्या में था लेकिन उसकी बैंकों तक पहुँच नहीं थी, राजघरानों की थी, अमीर लोगों की थी, उसको जोड़ा गया पहली बार राष्ट्रीयकरण करके। कब? तो 1967 में। अब अगला चले आइए, सबसे गरीब वर्गों को कब जोड़ा गया बैंकिंग सिस्टम से? तो आपको आश्चर्य होगा जानकर 2014 ईस्वी के पश्चात जब जनधन खातों का चलन लाया, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाया गया, उनके सरकार के द्वारा लाया गया, तब पहली बार गरीब तबका, सबसे निम्न तबका जो था समाज का, आर्थिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ, वो बैंकों से जुड़ना कब शुरू हुआ? तो 2014 के पश्चात। मध्यम वर्ग जुड़ा है 1967 से और गरीब वर्ग जुड़ा है 2014 के पश्चात। 2014 से पहले आप स्कैन करके पे कर देंगे सब्जी वाले को, ये स्वप्न लोकीय दुनिया की बात होती थी।
ठीक है, तो ये आपको परिवर्तन समझ में आना चाहिए, एक पैटर्न दिखना चाहिए किस प्रकार से नीति आगे बढ़ी है। तीसरी पीढ़ी 1967 से 1991 के में हुई। क्या हुआ? सरकार ने 2 चरण 1969 1980 20 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1972 प्राथमिक क्षेत्र ऋण के शुरुआत कर उद्योग और बैंकों के बीच संबंध को सफलतापूर्वक भंग कर दिया। इन उपायों से क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग की ओर संक्रमण की राह खुली। क्लास बैंकिंग का मतलब होता था निश्चित लोगों के लिए, निश्चित चीज़ों के लिए आपको ऋण मिलती थी। अब मास बैंकिंग का मतलब होता है बैंक सेवा का सभी लोग उपयोग करेंगे। ओके, ग्रामीण भारत में शाखा नेटवर्क के व्यापक विस्तार, सार्वजनिक जमा के पर्याप्त गतिशीलता, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में ऋण प्रवाह की वृद्धि पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। और इसके पश्चात से गांव-गांव में जो आप देखते हो बैंकों की चीज़ें वो पहुंचने लग गई। इसके अलावा एक और चीज़, RRB, रीजनल रूरल बैंक, बहुत सारे इसका एग्जाम वगैरह भी देते हैं। RRB का गठन कब किया गया था, कब ये लाया गया था कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक होना चाहिए, वो भी ग्रामीण बैंक। तो ये 1975 में ही शुरू किया गया था, इंदिरा गांधी जी गवर्नमेंट के द्वारा ही। तो इसको जरा ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्या है? चौथी पीढ़ी की बैंकिंग 1991 से 2014। मैंने 2014 लैंडमार्क आपको बताया ना, क्योंकि 2014 के बाद बहुत कुछ बदला। और ये तो मानना पड़ेगा कि लोकल जो छोटे लोग होते हैं, देखिए भले ही उनकी आय नहीं बढ़ी, मैं इस पर 100% एग्री करता हूँ कि 2014 के बाद लोगों की आय, जो गरीब वर्ग होते हैं उनकी नहीं बढ़ी है, अमीर वर्गों की बढ़ी है, नौकरी पेशे वालों की बढ़ी है, लेकिन जो समाज के सबसे गरीब तबके थे उनकी आय नहीं बढ़ी है 2014 के बाद भी। लेकिन बैंकिंग ढांचे से तो वो जुड़े हैं। सेठ साहूकारों से ऋण लेने वालों की संख्या कम हुई, अब लोग सरकार से डायरेक्ट ऋण लेते हैं, DBT का चलन बढ़ा है, तो ये सब चीज़ें भी बढ़ी है। लेकिन चौथी पीढ़ी में क्या हुआ था? इस अवधि के दौरान प्रतिस्पर्धात्मक शुरू करने, उत्पादकता में सुधार लाने, दक्षता बढ़ाने के लिए निजी और विदेशी बैंकों को नए लाइसेंस जारी करने सहित कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए। 1991 LPG के पश्चात भारत में प्राइवेट बैंकों को बहुत ज़्यादा भारत सरकार ने सहूलियत दी। इसलिए आप HDFC, ICICI, एक्सिस और बहुत सारे प्राइवेट जो बड़े बड़े बैंक देखते हो वो कब गठित हुआ है? तो 1991 के पश्चात इनके गठन में ज़्यादा तेज़ी आई है और बहुत बड़े स्तर पर गठन हुआ है ना। इन परिवर्तनों प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, विवेकपूर्ण मानदंडों को लागू करना, कार्यात्मक स्वायत्तता के लिए परिचालन लचीलेपन की पेशकश, सर्वोत्तम कॉर्पोरेट प्रशासन यानी कि जो अधिक दक्षता से काम करने का प्रशासन होता है उसको भी भारत सरकार ने बेसल मानदंड के अनुसार पूंजी आधार को सुदृढ़ करना शामिल है। बेसल मानदंड है जो पूरे दुनिया भर के बैंक जो होते हैं वो अपनाते हैं। और UPSC ने 2016 ईस्वी में पूछा था, 2016 या 17 का पेपर है, कि बेसल मानदंड किन से संबंधित होता है? तो बैंकिंग प्रणाली से संबंधित होता है। अभी बेसल 4 या 5 चल रहा है, RBI ने अपनाया था कुछ दिन पहले ही बेसल 4 या 5। इसमें CRR कितना होना चाहिए, SLR कितना होना चाहिए, एक ऑन पॉन क्या किया है तो वैश्विक लेवल पर, पूरे ग्लोबल लेवल पर तय किया जाता है कि भाई बैंकिंग प्रणाली के किस प्रकार से काम करना चाहिए। बेसल मानदंड जो होते हैं ये ग्लोबल बैंकिंग की अवधारणा को मजबूत करते हैं और क्या करते हैं, ग्लोबल स्तर पर बैंकों को नियामक को तय करने का काम करते हैं, लेकिन बाध्यकारी नहीं होता किसी देश पर है। अगर कोई देश अपनाना चाहे तो अपना सकता है क्योंकि मानदंड अच्छे होते हैं, इसलिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको अपनाती है और देश में लागू भी किया जाता है। ओके, वर्तमान मॉडल कौन सा है? 2014 के पश्चात से जैम, इसी ने सारा गेम बदल दिया। जनधन आधार व मोबाइल को अपनाकर वित्तीय समावेशन, इकोनॉमिक इंक्लूसिव ग्रोथ में सबसे ज़्यादा मददगार हुआ है जैम। जब भी आप इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हो, समावेशन की बात करते हो, वित्तीय समावेशन का तात्पर्य होता है बंधुओं अंतिम व्यक्ति तक वित्त की पहुंच। देश में सबसे गरीब और जो सबसे पिछड़े तबके हैं उन तक वित्त की पहुंच, सरकारी प्रणाली की पहुंच, मुख्य धारा के सिस्टम की पहुंच हो तो उसी को वित्तीय समावेशन कहा जाता है सामान्य अर्थों में। वैसे बहुत ही डिटेल कॉन्सेप्ट है ये। अब वित्तीय समावेशन का मतलब होता है कि भाई संसाधनों का समुचित तरीके से आवंटन होना चाहिए, सभी तक सब चीज़ों की पहुंच होनी चाहिए। इसमें जैम ने, जनधन आधार मोबाइल ने 2014 के पश्चात बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंकों ने भी बहुत ज़्यादा क्या किया है तो मदद किया है। भारतीय बैंकिंग व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है तो जरा इसको देखिए। निकट अतीत में भारतीय ऋणदाताओं बैड लोन की गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ा, जिसके कारण तनावग्रस्त परिसंपत्तियाँ, स्ट्रेस एसेट्स में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। इससे सरकारी स्वामित्व वाले बैंक विशेष रूप से प्रभावित है, जिनका सकल NPA 14.6% तक पहुँच गया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऐसे ऋण, अब जरा ध्यान से सुन लीजिए, ऐसे ऋण जो आपने ऋण तो लिया, ना तो उसके बदले आप ब्याज चुका रहे बैंक को, ना तो आप ऋण चुका रहे और आप विजय माल्या हो गए, तो क्या
क्या हो जाएगा, वो एनपीए हो जाता है ना। इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए सरकार ने 4R की रणनीति अपनाई। आरबीआई और भारत सरकार ने एनपीए को पारदर्शी रूप से चिन्हित करना, रिकॉग्निशन, रिजोल्यूशन, उसके बाद से रिकैपिटलाइजेशन और रिफॉर्म, ये 4R के फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा। 4R कौन कौन सा? रिकॉग्नाइज करो, चिन्हित करो, उसके बाद से रिजोल्यूशन, समाधान ढूंढिए, रिकैपिटलाइजेशन, बैंकों को पैसे की कमी हो गई तो पैसा दे दीजिए, और रिफॉर्म कीजिए। रिफॉर्म लॉ के आधार पर आपको करना पड़ेगा। रिफॉर्म में हमने क्या किया? हमने रिफॉर्म में किया कि भाई बैंकों को विलय करना शुरू करो, क्योंकि बहुत सारे बैंक हैं, इतने बैंक नहीं रहने चाहिए। ओके, एक दशक तक सरकार को कमजोर हालत और बैड लोन के मुद्दे जूझने के बाद भारतीय बैंकिंग प्रणाली ने वर्ष 2023 में एक उल्लेखनीय बदलाव का अनुभव किया है, और ये बदलाव अच्छी चीज़ है। लाभप्रद और परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार और वित्त में 2013 में भारत बैंकों का सकल एनपीए अनुपात गिरकर 4.41% हो गया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, जो मार्च 2015 के बाद से निम्नतम स्तर पर है। संचयी रूप से पीएसबी ने पब्लिक सेक्टर बैंक से लाभ में 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। पब्लिक सेक्टर भारत सरकार के जो बैंक हैं वो लाभ में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पर पहुंच गए हैं, यानी कि हमारी बैंकिंग प्रणाली जो है वो सही तरीके से चल रही है। कुछ खामियां उसकी जरूर है। आरबीआई की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार पूंजी जोखिम भारी संपत्ति अनुपात CRAR 16.8% के सुदृढ़ स्तर पर है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है टर्मिनोलॉजी। इकोनॉमिक्स में वो मास्टर हो जाएगा जिसको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा, ज्योग्राफी में वो मास्टर हो जाएगा जिसको टर्मिनोलॉजी क्लियर हो जाएगा। टर्मिनोलॉजी अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप टर्मिनोलॉजी पर काम कीजिए, पढ़िए किसी भी किताब उठाकर कि CRR CRAR क्या होता है, NPA क्या होता है, बस उसको पढ़ लेना है एक बार, और कुछ भी नहीं है इसमें ज़्यादा चीज़ें। सबसे आसान सब्जेक्ट होता है इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसमें बहुत कम टॉपिक है। मुश्किल से 10 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया और करंट अफेयर पढ़ लिया तो आपको इकोनॉमिक्स की तरफ कभी देखना नहीं है फिर भी, क्योंकि पूछा ही नहीं जाता स्टैटिक से मेंस में। पीटी में कुछ सवाल भले ही पूछ लिए जाते हैं, वो भी 10 ही 15 टॉपिक हैं जिससे पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना। यह भारतीय बैंकों के अच्छे वित्तीय स्वास्थ्य को रेखांकित करता है, जो संभावित जोखिम को अवशोषित करने, मतलब कि भाई बैंकिंग प्रणाली अच्छी खासी चल रही है। ठीक है भाई, आगे बढ़ें। नीति ने सुधार व वित्तीय अनुशासन भी हमने किया। पिछले 8 सालों हमने बहुत सारे नीतियों को भी बदला है। मजबूत वित्तीय संकेतक भी हमें दिख रहे हैं कि भाई अपना जो आरबीआई है उसने बताया, आरबीआई द्वारा हाल ही में विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन का मौद्रिक रुख अपनाए जाने के बावजूद भारतीय बैंकों ने न्यूनतम आवश्यकता से कम 20% अधिक तरलता कवरेज अनुपात बनाए रखा है। और इसके कारण से क्या हो रहा है कि भाई देश में तरलता भी बनी हुई है, बैंकिंग प्रणाली हमारी सही चली, लोगों को ऋण भी मिल रहा है आसानी से, और बैंकों को वापस भी मिल रहे हैं ऋण आसानी से, है ना। इसके अतिरिक्त एसबीआई, पीएनबी, यूनियन बैंक सहित विभिन्न प्रमुख बैंकों ने 72% से कम क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात के साथ हायर फॉर लॉन्गर ऋणदेयता की क्षमता को प्रदर्शित किया है। सारे जो भारत सरकार के बैंक है वो अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बाधाएं कौन कौन सी हैं, तो जरा बाधाओं को देखिए। पहला है वही जो मैंने बताया था आपको कि इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना और पूंजी निवेश जोखिम अभी भी बना हुआ है। उसके बाद से शेयर बाजार व खुदरा एक्सपोजर जोखिम अभी भी बना हुआ है। अब पूंजी जोखिम का मतलब क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। बाहर बहुत सारे बैंकों ने राज्य सरकारों को ऋण दिया हुआ है। अब राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति जो है ना वो चरमरा रही है। भारत में राज्यों की स्थिति वित्तीय रूप से अभी सही नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, आगामी अवसंरचना पूंजी निवेश के लिए बैंक ऋण, विशेष रूप से राज्य सरकारों के निकाय से जुड़े ऋण। राज्य सरकार का कोई एंटिटी है जिसको जिसको बैंकों ने ऋण दिया है, तो राज्यों के वित्त में खिंचाव के कारण डिफॉल्ट का जोखिम पैदा करते हैं कि वो ऋण कहीं डिफॉल्ट ना हो जाए, और इससे क्या होगा, बैंकों को नुकसान हो जाता है। बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अलग अलग राज्यों के राजकोषीय वित्तीय आकलन के आधार पर आंतरिक एक्सपोजर सीमाएं निर्धारित करें और उसी के आधार पर क्या करें, तो ऋण दे। शेयर बाजार व खुदरा एक्सपोजर जोखिम, तेजी से बदलते शेयर बाजार जो धन सृजन का भ्रम पैदा करता है, खुदरा एक्सपोजर के लिए जोखिम प्रस्तुत करता है, और इसके कारण से भी क्या हो रहा है, डीमैट खाते और उच्च पी अनुपात इस जोखिम के संकेतक हैं कि हद से ज़्यादा डेली इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहाँ पर, तो शेयर बाजार में, जिसके कारण से जोखिम पैदा होता है, रिस्क पैदा होता है बैंकिंग सिस्टम के सामने। तो वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, तो बैंकों के लिए एक चुनौती बनकर आ रही है सामने। इस उभरते जोखिम से निपटने के लिए खुदरा पोर्टफोलियो पर, जो छोटे छोटे खुदरा पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं, पर एकीकृत पर्यवेक्षण, कठोर तनाव परीक्षणों की अनुशंसा की जाती है कि भाई इसको आप स्ट्रिक्टली थोड़ा सा डील करें। जो खुदरा जो पोर्टफोलियो निवेशक होते हैं उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली डील किया जाना चाहिए। अगला क्या है, अगला है आपका कि भाई परस्पर संबद्ध ऋण, यानी कि इंटरकनेक्टेड लेंडिंग,
और ढीले शासन मानदंड के कारण डिफॉल्ट के संक्रमण हो जाने की संभावना अभी भी एक प्रमुख चुनौती बना हुआ है कि हम सही से देखते नहीं हैं किसको ऋण दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, और इसके कारण से क्या होता है, ऋण के डिफॉल्ट होने की संभावना कहीं पर बढ़ जाती है। केंद्रित जोखिम निगरानी आवश्यक है, इस बात पर बल देते हुए विनिमय सुशासन का स्थान नहीं ले सकता है। पुनः वैश्विक विश्व में एसएमई की चुनौती भी है। वही क्या होते हैं, स्मॉल और मीडियम जो उद्यम होते हैं, एंटिटीज होते हैं, उनके कारण भी चुनौती उत्पन्न हो रही है कि रीग्लोबलाइजेशन और भू राजनीतिक बदलाव के कारण से जो छोटे छोटे उद्योग हैं जिनमें बैंकों ने बहुत सारा क्या लगाया हुआ है, पैसा लगाया हुआ है, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या उनको ऋण दिया हुआ है, उनके समक्ष खतरा है कि ये उद्योग परफॉर्म करेंगे या नहीं करेंगे। और उनके समक्ष खतरा से क्या हो जाएगा, बैंकों पर खतरा आ जाता है कि मेरा ऋण वापस आएगा या नहीं आएगा। तो इसको भी ज़रा ध्यान में रखिएगा। कुछ चुनौतियों के बारे में बताया मैंने आपको, कुछ अच्छे चीज़ों के बारे में बताया कि बैंकों का इतिहास क्या रहा, क्या क्या परिवर्तन हुआ है इतने सालों में। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं, जो क्या है, जो है हिट एंड रन का केस है। मुझसे अगर पूछेंगे आप कि क्या ये लॉ लाना जरूरी था हिट एंड रन का, नितांत जरूरी चीज़ था ये। एक सड़कों पर जो बड़े वाहन होते हैं उनके लिए इसको स्ट्रिक्टली लागू करना जरूरी था। ठीक है, क्यों? क्योंकि आंकड़े देखिए जरा, फिर आप बताइएगा। हिट एंड रन का मतलब होता है एक्सीडेंट ही नहीं, एक्सीडेंट करके भाग जाना, जिसके कारण से जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हिट एंड रन के मामले में कुल मामले 52,448 थे 2020 में। और आपको ये पता होना चाहिए कि 2020 में लॉकडाउन था, तब जाके 52,000 मामले आए। 2021 में भी कुछ हिस्सों में लॉकडाउन था भाई, पूरा मई जून कोरोना का पीरियड था 2021 का, उसमें भी 57,000 मामले आए, जिसमें से 25,000 लगभग में 26,000 लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा तो नहीं है। इतनी सारी मृत्यु तो महामारी से भी नहीं होती है जल्दी किसी देश में, जितने अपने देश में हिट एंड रन के मामले सामने आते हैं। और हिट एंड रन के केस में मैक्सिमम टाइम पर बड़े वाहन शामिल होते हैं। बड़े वाहन का मतलब बस, ट्रक या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बड़े वाहन यूज किए जाते हैं, डंपर हो गया, ये सब वाहन शामिल होते हैं किसमें, हिट एंड रन में। मैक्सिमम टाइम मैं कह रहा हूँ। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही केवल शामिल होते हैं। अब ज़रा देखिए क्या है मामला, इस पर नया नियम क्या आया है। जिस नियम को लेकर देश भर बवाल मचा हुआ है वह हाल ही में संसद से पारित 3 नए कानून का हिस्सा है। दरअसल आईपीसी की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता, जो भारत सरकार ने 3 नए कानून बनाए हैं ना, उसी में धारा 104 जो है, धारा 104 में हिट एंड रन का जिक्र किया गया है। यह धारा लापरवाही से मौत के कारण के लिए दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान करती है। और देखिए इसमें हुआ क्या है, मैं पूरा समझाऊंगा आपको, चिंता मत कीजिएगा। धारा 104(1) कहती, कोई भी बिना सोचे समझे लापरवाही से कोई ऐसे कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसमें 10 लाख रुपए तक का जुर्माना रखा गया है और 7-8 साल तक की कैद की चीज़ें रखी गई है कि इतना तो आपको झेलना ही पड़ेगा अगर आप किसी को मारकर भाग जाते हैं तो। और क्या बोला गया है कि बिना सोचे समझे जब करेंगे तो। अगला क्या है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 104(2) कहती है कि यह कोई भी लापरवाही से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, और घटना के तुरंत बाद, यही इसी को हिट एंड रन कहा जाता है। वो तो नॉर्मल एक्सीडेंट का था, इसमें है हिट एंड रन का क्या है कि तुरंत बाद पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दिए बिना भाग जाता है, या आपने उस आदमी को अस्पताल भी नहीं पहुंचाने की कोशिश की, ना तो आपने पुलिस को सूचना दी, ना मजिस्ट्रेट को सूचना दी, ना प्रशासन को सूचना दी आपने, और आप वहां से टक्कर मार के भाग गए, उसे किसी भी अवधि के कारावास से दंडित किया जाएगा और जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी देना होगा। इसी को लेकर यहाँ पर चल रही है कि भाई ये चीज़ नहीं होना चाहिए था। ट्रक ड्राइवर्स और वो विरोध कर रहे हैं। अब बताइए इसमें क्या है विरोध करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों विरोध कर रहे हैं वो। आपने दूसरा पक्ष नहीं देखा, आपने वीडियो देखा होगा उनके विरोध पर। बार बार वो एक चीज़ बोल रहे थे कि ठीक है हम उसको उठाकर हॉस्पिटल ले जाएंगे या फिर पुलिस को हम इन्फॉर्म करेंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा फिर कौन करेगा। उसके परिजन आएंगे जिसका एक्सीडेंट हुआ है और वो तो हमें मार देंगे। यही तो होता है ना, एक्सीडेंट जो करता है लोग उसको मार देते हैं वहीं पर मार के, या फिर उसके जो घर के लोग होते हैं वो उसको पकड़ के मारते हैं, है ना। उसको मारने से उसका एक्सीडेंट तो नहीं फिर से अंडू हो जाएगा कि भाई वो आदमी ठीक हो जाएगा। उस ड्राइवर को मारो तो जिसका एक्सीडेंट हुआ वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अपने देश में शिक्षा का इतना ही अच्छा स्तर है कि लोग मारते हैं,
उसके बाद से पता ही है आपको क्या हुआ। तो ट्रक ड्राइवर्स इसीलिए कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ कीजिए। हिट एंड रन में ठीक है, हम उनको उठाकर अस्पताल भी दे आएंगे, पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देंगे, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए भी तो कुछ कीजिए। ये है मुद्दा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से ये ट्रक ड्राइवर्स बोल रहे हैं कि वो जो हमें मारेंगे तो हमें भी तो वित्तीय सहायता फिर मिलनी चाहिए, है ना। तो इसको लेकर भी विरोध हो रहा है कि बताइए हम क्या करें इस स्थिति में। तो इसीलिए भारत सरकार को क्या चाहिए था, देखिए दरअसल हुआ क्या है ये मैं बताता हूँ। इतने बड़े लॉ पास किए गए हैं, एक ढंग का डिबेट नहीं हुआ है दोनों संसद में किसी में भी, ना तो राज्यसभा में न लोकसभा में। विपक्ष विहीन आपने लॉ पारित किया है, इसीलिए इसके सारे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया ही नहीं जा सकता है। डिबेट जब होता है तो मुद्दे सामने आते हैं, मुद्दे सामने आने से लॉ अच्छे बनते, रिफॉर्म किया जाता है उसमें। लेकिन इस तरह से तानाशाही का दौर है जिसमें आपको पता है कि इंडियन कांग्रेस है ट्रांसपोर्टरों का, उनसे तक नहीं पूछा गया। किसानों के लिए लॉ बनाया जाता है, किसानों से नहीं पूछा जाता है। ट्रक ड्राइवर्स के लिए लॉ बनाया गया, उनके संगठन से संपर्क किया ही नहीं गया, जबकि उनका संगठन होता है भाई, उनसे बातचीत कर लीजिए, वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छा जानेंगे ना। उनसे आप बातचीत करके, डिबेट करके, बहस करके, चीज़ों को निकाल कर कंक्लूड करके अगर आप ये लॉ लाते तो ये कियोस्क का वातावरण ही नहीं बनता देश में। तो मुद्दा यहाँ पर फंसा हुआ था, है ना। पहले हिट एंड रन का कानून क्या था, भारत में हिट एंड रन के मामले में भारतीय दंड संहिता आईपीसी से विशेष रूप से दंडनीय नहीं है। हालांकि जब हिट एंड रन मामले का सवाल उठता है तो धारा 279, 304, 338 सामने आती है। धारा 279 लापरवाही ड्राइविंग की परिभाषा और सजा का प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इतनी तेजी से या लापरवाही से वाहन चलाता है तो इससे मानव जीवन खतरा होता है, तो किसी अन्य व्यक्ति को चोट या चोट लगने की आशंका होती है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या आपको ये एक्ट्स ध्यान में रखने हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको मुद्दा बस समझ लेना है। ऐसा नहीं होगा कि सीआरपीसी आईपीसी की धाराएं पूछी जाए एग्जाम में, ये नहीं पूछी जाएगी। बस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या था ये इशू, ओके। और आपको क्या पता होना चाहिए, रोड एक्सीडेंट से जुड़े हुए आंकड़े पता होने चाहिए, कारण क्या होते हैं उसके और उसका निवारण क्या हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मैंने बहुत बार करवाया है कि रोड एक्सीडेंट का क्या कारण हो सकता है। आपको पता है, एक एनजीओ ने बताया था कि भारत में जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा के जो आँख होता है वो ख़राब होता है, उनको दिखता ही नहीं है सही ढंग से। एक एनजीओ ने तो एक कार्यक्रम भी चलाया था जिसके तहत रोड पर जांच कर करके चश्मा पहना रहे थे ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर्स को। नहीं दिखता है उनको, सब कुछ साफ साफ नहीं दिखता है, क्योंकि इस तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी जिस दिन नहीं कमाएंगे उस दिन नहीं खा पाएंगे, इसलिए ध्यान ही नहीं देते हैं। तो ये भी अपने देश का ही स्थिति है कि भाई हिट एंड रन जो होता है उसके पीछे भी तो कुछ निहित कारण होगा। सड़क की खराब डिजाइन हो सकती है, उसके पीछे का कारण तकनीकी रूप से खराबी आ सकती है, उसके पीछे ये भी कारण हो सकता है ना। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, ओके। अगला देखिए क्या है, आईपीसी की धारा 304 में लापरवाही से मौत के लिए सजा का प्रावधान है। यह आईपीसी के तहत एक विशेष प्रावधान है। यह धारा सीधे हिट एंड रन मामलों पर लागू होती है जिसके चलते पीड़ितों की मृत्यु हो जाती है। इसमें कहा गया है कि जो कोई भी लापरवाही से किए गए किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है तो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। ये पहले का कानून था जिसको बदल कर अब कर दिया गया है कि आपको लंबे अवधि तक के लिए जेल भी हो सकता है और जुर्माना भी हो सकता है ना। और हिट एंड रन के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। तो इसको ज़रा ध्यान में रख लीजिएगा, बस आपके ध्यान के लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी एग्ज़ाम में सीआरपीसी आईपीसी नहीं पूछी जाएंगी। अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए 2-3 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि काबिल, इसके बारे में मैं बताऊँगा आज, काबिल के बारे में बताऊँगा मैं। काबिल, है ना, भारत सरकार की कंपनी है एक, और बहुत सारे कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है। मैंने आपको बताया था कि भारत सरकार लिथियम की खोज में अर्जेंटीना में निवेश कर रही है। अब उसका आंकड़ा वगैरह भी थोड़ा सा क्लियर हो गया है। 200 करोड़ के करीब में हम निवेश करेंगे। कहाँ पर? तो अर्जेंटीना में हम करने जा रहे हैं। किसके लिए? तो 5 लिथियम ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन के लिए अर्जेंटीना में हम निवेश करेंगे 200 करोड़ का, काबिल के द्वारा करेंगे। और ये एग्रीमेंट जो है ये एक्सपेक्टेड है कि अगले महीने में साइन हो जाएगा, है ना। और अर्जेंटीना कंपनी का क्या नाम है? तो वहाँ की कंपनी है सरकारी जिसका नाम है CAMYEN, ओके। अब इसको आप जो उच्चारण करें अर्जेंटीना के हिसाब से, तो ये लैटिन नाम है, इसीलिए आपको उच्चारण में दिक्कत आ सकती है। ये वहाँ की कंपनी है जिसके साथ क्या किया गया है, डील किया गया। तो ज़रा काबिल के बारे में जान लीजिए।
और बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता चुका था लिथियम के कौन कौन से हैं। तो आपका बोलीविया है, चिली है और अर्जेंटीना, ये ट्रायंगल कहलाते हैं लिथियम के। इनके बारे में ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दुनिया के सबसे ज़्यादा लिथियम एक्सपोर्ट में इन्हीं देशों का नाम आता है। अब जरा काबिल के बारे में ज़रूर जान लीजिए, क्योंकि ये भारत सरकार की एंटिटी है। कई बार इसके बारे में पीटी में भी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखिए इसका फुल फॉर्म होता है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। क्या बोला मैंने? खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। जैसे ओएनजीसी विदेश एक अलग एंटिटी है, ओएनजीसी विदेश, उसी प्रकार से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड यानी कि देश के बाहर खनिज संपदा में निवेश करने के लिए, वहां से देश में लाने के लिए एक अलग भारत सरकार ने कंपनी बना रखी जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ओके, भारत के घरेलू बाजार को महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 3 प्रतिष्ठान, भारत सरकार की 3 बड़ी कंपनी कौन कौन सी? तो एक है नालको, राष्ट्रीय एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कंपनी लिमिटेड की भागीदारी से खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। कौन कौन सी कंपनी? तो नालको, HCL, ये कॉपर वाला HCL है, कंप्यूटर वाला नहीं है। उसके बाद से MECL, इन तीनों ने मिलकर किसका गठन किया? तो KABIL, खनिज विदेश, बॉस विदेश है, इंडिया लिमिटेड का गठन किया। काबिल का कार्य क्या है? तो काबिल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय वाणिज्य उद्योग और घरेलू आपूर्तियों को आवश्यकताओं के लिए विदेशों में महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान, अधिग्रहण, खोज, विकास, खनन व प्रसंस्करण का कार्य करेगी। विदेश में खनिज से जुड़े हुए जो भी काम होंगे वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं? तो इसी संस्था के द्वारा किए जाते हैं। यह नई कंपनी ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका जैसे जो देश हैं, जैसे खनिज संपन्न जो देश हैं, उनमें साझेदारी बनाने, जैसे अभी बनाया है अर्जेंटीना में, जिससे नए आर्थिक अवसर पैदा होंगे और देश में संसाधनों की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। इसके स्थापना के लाभ, इसकी सहायता से भारत ने घरेलू बाजार महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकेगी। यह खनिजों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त यह आयात विकल्प के समग्र उद्देश्यों की पूर्ति में भी सहायक होगी। कौन कौन से 3 कंपनियों ने मिलकर इसको बनाया है उसका नाम जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला है कि स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में परिवहन व विनिर्माण के लिए खनिज व धातु सामग्रियों की मांग बढ़ रही है। क्यों मांग बढ़ रही? क्योंकि हम बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं भाई, हम बहुत तेज़ी से रफ्तार से बढ़ रहे हैं। तो हम बढ़ रहे हैं तो हमें तो संसाधन भी तो चाहिए प्राकृतिक, उसी प्राकृतिक संसाधन की मांग बढ़ रही है। जैसे लिथियम अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारी इकॉनमी आज के 10 साल बाद सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। सारा पैसा बाहर चला जाएगा, क्योंकि हर चीज़ चार्जेबल होने वाला है। जहाँ भी चार्जेबल होगा, आपके फ़ोन पर लिखा होता है लिथियम आयन बैटरी, या आपके जो इलेक्ट्रिक स्कूटी आया है ओला उबर वगैरह का, उस पर भी लिथियम आयन बैटरी लिखा रहता है। तो वो हमें चाहिए, क्योंकि हमारी इकॉनमी को हमें चलाना है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पेरिस 2015 में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का प्रभाव वगैरह सब कम करने के लिए हम इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ में मूव कर रहे हैं। और 2 कार्यक्रम कौन कौन से हैं? चीज़ों को जोड़ना थोड़ा सा सीखिए। मैंने बताया हुआ था आपको फेम इंडिया, ये कौन बोलेगा? फेम इंडिया 1, फेम इंडिया 2, ये किसके लिए है? तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए है। भारत सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल, पब्लिक और ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों को बदलने जा रही है धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीके से। 2030 तक हमने लक्ष्य रखा हुआ है कि 50% से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो इलेक्ट्रिफिकेशन उनका हो जाएगा। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन तो लगभग में 100% कर दिया है भारत सरकार ने। रेलवे में अब डीजल इंजनों को आप कम जगह पर ही देखेंगे, बाकी जगहों पर इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया है भारत सरकार ने। और प्राइवेट व्हीकल और रोड ट्रांसपोर्ट में जो बस ट्रक भारत सरकार के वगैरह चलते हैं, राज्य सरकार के चलते हैं, उसको भी भारत सरकार क्या करेगी या राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? क्रमबद्ध तरीके से कम कर रही हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसें आपको दिखने लग गई होंगी, जो जीरो एमिशन जिस पर लिखा होता है, ग्रीन कलर की होती हैं। तो इसी तरह से पूरे देश में भी बदलने का प्रयास किया जाएगा 2030 तक। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें लिथियम चाहिए। अब लिथियम के लिए क्या चाहिए? अर्जेंटीना जैसे देशों में हम जाकर निवेश करें, वहाँ से लिथियम को ला सके। तो चीज़ों को अगर आप जोड़ना सीख जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अगला क्या है? अगला है आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा श्रेष्ठा योजना। श्रेष्ठा योजना को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कि रिवाइज क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले पढ़ाया हुआ था। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सबसे पहला पीटी का सवाल, किस मंत्रालय के तहत श्रेष्ठा योजना लागू है? तो सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो एग्जाम में बैठ कर पता है बच्चे क्या सोचते हैं, ये यार ऐसा कोई मंत्रालय तो सुना ही नहीं हमने। अब जब सुना नहीं तो होगा ही नहीं। सामाजिक न्याय मंत्रालय क्या होता है? हमने तो केवल गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय का नाम सुना है। ये क्या दिया हुआ? ये तो पक्का गलत होगा। जय माता दी रॉक्स।
सी मार दिया। इस तरह से नहीं करना है, थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को ध्यान रखकर पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि निगेटिव मार्किंग आपके पीटी एग्जामिनेशन में लागू कर दिया गया है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। क्या बोला गया है? लक्षित क्षेत्र यानी कि टारगेटेड एरिया, सभी जगहों पर नहीं। टारगेटेड एरिया में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के लिए लागू किया गया है। कुछ ऐसे एरिया जहां पर हाई स्कूल में आवास देना जरूरी होता है। अब जैसे बिहार में तो ये चीज़ सभी जगहों पर जरूरी नहीं होगा। बिहार में तो स्कूल के आस पड़ोस के ही गांव के बच्चे पढ़ते हैं, और लगभग सभी गांव के आस पड़ोस में क्या होता है? स्कूल होता है। तो कुछ ऐसे एरिया हो सकते हैं जहां पर ये चीज़ संभव ना हो, वहां पर हम क्या करेंगे? आवासीय योजना लाएंगे। श्रेष्ठता की मुख्य विशेषता क्या है? इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना और अनुसूचित जाति एससी समुदाय के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना। सीबीएसई संबंधी निजी स्कूलों कक्षा 9 और 11 में प्रवेश प्रदान कराया जाएगा बच्चों को, और उनको आवास ही मुहैया करवाया जाएगा एससी कम्युनिटी के बच्चे को, शेड्यूल कास्ट। ओके, पात्रता क्या है? अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 8वीं व 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं, और आप उठा सकते हैं। इस योजना में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले, हाशिए पर रहने वाले, आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं। परिचालन प्रक्रिया: यह योजना 2 मोड में क्रियान्वित की जा रही है। मोड 1 है श्रेष्ठता विश्वविद्यालय का चयन। प्रक्रिया क्या है? मेधावी अनुसूचित जाति के छात्रों का चयन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के द्वारा आयोजित श्रेष्ठता के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। एक प्रवेश परीक्षा होगा एनटीए के द्वारा श्रेष्ठता के लिए प्रवेश परीक्षा। उसमें जो मेधावी छात्र चयनित होंगे, चयनित छात्रों को कक्षा 9वीं और 11वीं में सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई राज्य बोर्ड से संबंधित निजी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। उस राज्य का जो सर्वश्रेष्ठ सीबीएसई के तहत दर्ज विद्यालय होगा, उसमें आपको पढ़ने को मौका मिलेगा। अगर आपके आस पड़ोस में इस तरह के बच्चे हैं जिनमें मेधा है, प्रतिभा है, तो उनको ज़रूर बताइए इस योजना के बारे में, क्योंकि मुझे पता है 90% बच्चों को पता ही नहीं होगा कि इस तरह का कोई चिड़िया है देश में। तो इसलिए उनको बताइए कि भाई इस तरह से एग्ज़ाम देकर आप क्या कर सकते हो, तो बड़े स्कूलों में जा सकते हो, और बड़े स्कूल में जाना चाहिए। जाने से आपकी लाइफ बन सकती है। आर्थिक सहायता: स्कूल शुल्क तथा छात्रावास शुल्क को कवर करने वाले छात्रों के कुल शुल्क विभाग द्वारा वहन किया जाएगा। अब निजी स्कूल या प्राइवेट स्कूल किसी भी जो सर्वश्रेष्ठ है उसमें जब डाला गया तो उसका वहन कौन करेगा? तो भारत सरकार करेगी या राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। योजना के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक स्वीकार्य शुल्क 1 लाख से 1,35,000 है। ब्रिज कोर्स: छात्रों को स्कूल के वातावरण में सरलता से अनुकूल करने की क्षमता को बेहतर करने के लिए नियमित रूप से स्कूल समय के उपरांत एक ब्रिज कोर्स प्रदान किया जाएगा। अब डायरेक्ट किसी गांव के बच्चे को उठाकर आपने प्राइवेट स्कूल में डाल दिया है, तो उसको चीज़ों को समझने में और चीज़ों में थोड़ा सा ढलने में समय लगेगा, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स भी लाया गया जिससे वो क्या हो, उस माहौल में उस स्तर तक पहुँच जाएँ। ओके, विभाग ब्रिज कोर्स के लिए वार्षिक शुल्क 10% वहन करता है। निगरानी: मंत्रालय नियमित रूप से छात्रों की निगरानी करेगा। मोड 2 क्या है इसका? तो एनजीओ संचालित स्कूल या छात्रावास द्वारा 12वीं कक्षा तक संचालित स्कूल छात्रावासों की अनुसूचित जाति छात्रों के लिए स्कूल फीस व आवासीय शुल्क के लिए अनुदान भी मिलता है। स्कूल के प्रकार के आधार पर 27,000 रुपये से 55,000 रुपये तक का अनुदान वगैरह भी मिल सकता है। निगरानी: मंत्रालय नियमित रूप से छात्र की प्रगति की निगरानी करता है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु संस्थानों को अपनी वेबसाइट व ई अनुदान ऑनलाइन पोर्टल पर प्रदर्शन का खुलासा करना आवश्यक है कि कौन सा बच्चा कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। इससे क्या होगा? भ्रष्टाचार की जो संभावना है वो भी कम हो जाएगी। ओके, संस्थानों में कैमरों की स्थापना निगरानी उद्देश्यों के लिए लाइव फीड प्रदान करना। सभी संस्थानों इस उद्देश्य के हेतु गठित एक निरीक्षक दल द्वारा क्षेत्रीय दौरे के लिए भी उत्तरदायी होंगे और दौरा वगैरह भी किया जाएगा। और इससे क्या होगा? एससी कम्युनिटी के जो छात्र हैं उनको अच्छी स्कूलिंग मिल जाएगी। बस ये ध्यान में रखिएगा। सामाजिक मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, 2 मोड में है। पहले परीक्षा लो, चयन करो, उनको स्कूल में डालो, पढ़ाओ लिखाओ और अच्छा नागरिक बनाओ। प्रभाव: 23-24 दिसंबर 2023 तक 7,543 लाभार्थी को इसके तहत चयनित किया गया था। 142 के करीब निजी आवासीय विद्यालयों में बहुत सारे लोगों की एडमिशन वगैरह भी करवाया गया। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इस तरह की योजनाएं सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय द्वारा शुरू की जाती हैं। महिला, बच्चों, दलितों के लिए वो एग्ज़ाम में धड़ल्ले से पूछा जाता है।
ओके, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, कुछ तो सीखा होगा आपने। ओके, अगले टॉपिक पे जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच आप सभी का।